मेरे तमाम सुनने वालों पर सलामती हो। मैं हूं MS अशरफ और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद AK। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सच पर मबनी है, और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये सच पर मबनी है क्योंकि ये मेरे खुद मोहल्ले की कहानी है। ये कहानी है एक पागल शख्स की, जो दरहकीकत पागल पैदा नहीं हुआ था बल्कि नौजवानी ही में पागल हो गया था। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसा करने से आने वाली हर स्टोरी आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाएगी। चलिए फिर अब कहानी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पागल। हमारे मोहल्ले में एक आमिर भाई रहा करते थे, जिनका आज से तकरीबन 10 साल पहले इंतकाल हो गया। आमिर भाई हमारे बचपन के दौर में काफ़ी नॉर्मल से इंसान थे। नॉर्मल बातचीत करना, नॉर्मल मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, ईद के दिन मिलना या रास्ते में कभी नज़र आ जाना, कभी बच्चे खेल कूद रहे हों तो बीच में से गुजरते हुए, ओ यार तुम लोग घर क्यों नहीं जाते हो, शाम का टाइम हो गया है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करना। सो आमिर भाई नॉर्मल किस्म के आदमी थे। देयर वॉज नथिंग स्पेशल और एबनॉर्मल अबाउट हिम, ही वॉज अ कॉमन मैन। फिर एक दिन हमें पता चला कि आमिर भाई का दिमाग पलट गया है, और उसके बाद हमने आमिर भाई को देखा नहीं। तकरीबन 3 से 4 साल तक तो वो बिल्कुल नज़र ना आए। फिर एक दिन हमने देखा कि एक दुबला पतला सा शख्स, जिसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई है, बाल भी बिखरे हुए हैं, कपड़े भी कुछ गंदे से हैं, नंगे पैर उसी घर से निकल रहा है जिसमें कभी आमिर भाई रहा करते थे। खैर, हम लोग काफ़ी अजीब सा फील कर रहे थे कि ये कौन है, पता नहीं कौन अनजान आदमी इनके घर के अंदर घुसा है। तो हमने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद हमें पता चला कि ये आमिर भाई ही हैं। बस फिर हम तो घबरा गए कि आमिर भाई को क्या हो गया। बहरहाल फिर वो दिन और उनके इंतकाल तक का दिन हम उनको इसी तरह से यहाँ वहाँ घूमता हुआ देखते रहे। कभी वो किसी को गालियाँ देते, कभी वो लोगों पर कचरा डालते, कभी कचरे में से कुछ उठा के खाने लगते। बहरहाल बहुत बुरी हालत थी उनकी। एक दिन आमिर भाई के भतीजे ने मुझे बताया कि उनके चाचा दरअसल काला जादू करने लग गए थे। बस क्या करता, सस्पेंस बढ़ गया और शौक़ हुआ कि और ज़्यादा जानूं। तो उनके भतीजे ने मुझे कहा कि यार ऐसा है कि उनका कमरा जो है ना वो हमने परमानेंटली बंद कर दिया है, और हम जो है वो उनके कमरे में जाते नहीं हैं। मैंने कहा यार देख, मुझे जानना तो ज़रूरी, कुछ भी करके मुझे बता, मुझे पूछना जानना सब कुछ चाहिए। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई काला जादू करने से बंदा पागल कैसे हो गया। इंटरेस्ट तो शुरू से ही था इन चीज़ों में कि ये सब कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। लेकिन जानने के बाद पता चला कि ये कोई आम चीज़ें नहीं है भाई, इन चीज़ों से पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहरहाल जैसे तैसे करके, बहाना बहूना करके, रिक्वेस्ट करके, हाथ पर जोड़ के आमिर भाई के कमरे में हम लोग चले गए। और गए भी इस तरह से कि उनके घर वालों को कुछ पता ना चला कि उनके कमरे में कोई गया है। हम अंदर गए तो अंदर अजीब सा माहौल था। बहुत सारी किताबें थी एक कोने में, बिल्कुल रैक भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे थोड़ी और किताबें होंगी तो लाइब्रेरी बन जाएगी। उनकी टेबल पर भी कुछ अजीब तरह का सामान रखा हुआ था, जैसे कुछ छोटी छोटी बॉटल्स, और जैसे छोटी छोटी बॉटल्स जिनके अंदर दवाइयाँ रखते हैं, लेकिन वो दवाइयों वाली बॉटल्स थी नहीं, क्योंकि वो शीशे की बॉटल्स थी और उनका शेप भी बहुत अजीब सा था, नॉर्मल बॉटल से बिल्कुल डिफरेंट। मोमबत्तियाँ रखी हुई थी, और जो उनका स्टडी टेबल था या स्टडी मेज़ कहें उसको या डेस्क कहें, तो उसके नीचे एक किताब पड़ी हुई थी। मैंने वो किताब देखी। मैंने उनके भतीजे से कहा कि यार ये किताब यहाँ पर पड़ी हुई है, देखिए तो सही है क्या। क्योंकि मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, हमने बहुत ज़्यादा सर्च किया था पूरे कमरे को। इन शॉर्ट इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये डिटेल्स जानना गैर ज़रूरी सा है। बहरहाल वो किताब हमने निकाली, और जब किताब हमने निकाली तो आमिर भाई की अम्मी की आवाज़ आ गई। बस ये सुनना था और हम वहाँ से भागे। किताब मैं अपने साथ ले आया। किताब जब मैं अपने साथ ले आया तो रात को शौक़ जागा कि पढ़ूँ तो सही, क्या फिर है क्या चीज़। उस किताब का कवर नहीं था, जैसे नॉर्मली कवर होता है हर किताब का, या किसी ने लिखी है वो किताब तो वो लिखा हुआ होता है। पतली सी किताब थी, आई थिंक 100 या 200 भी शायद ज़्यादा पेजेस होंगे, 100 पेजेस के अराउंड उस किताब के अंदर थे। कीमत लिखी हुई थी 25 रुपये। और फिर जब मैंने उस किताब को खोला तो मैं खुद घबरा गया, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग तरह के चिल्ला काटने के तरीक़ाकार लिखे हुए थे, और अलग अलग जो है वो चैप्टर्स थे। हर चिल्ले का एक ना एक रीज़न था कि जी ये पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, ये पढ़ेंगे। मैंने बस वो इंट्रोडक्शन ही पढ़ा, वो लिस्ट वाली ही मैंने पढ़ी, और बस मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये जो है वो मेरे बस से बाहर था। मेरी खुद भी इतनी ज़्यादा एज नहीं थी कि मैं इन मामलात में टांग अड़ा सकूं। अगले दिन मैं चुपचाप गया और मैंने उनके भतीजे को वो बुक दी, और वो बुक जो है वो उसने वहीं पर ही रख दी जहाँ से हमने उठाई थी।
फिर उसके भतीजे ने, वो जो आमिर भाई थे उनके भतीजे ने मुझे बताया कि यार चाचू जो हैं वो परेशान थे, उन्होंने कर्जा लिया हुआ था काफ़ी लोगों से। तो वो ये करते थे कि बस इशा के बाद अपने कमरे में घुस जाते थे, ना फिर वो खाना खाने के लिए बाहर निकलते थे, ना पानी पीने के लिए बाहर निकलते थे। फिर जो है वो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। उनके कमरे से बहुत ज़्यादा बदबू आने लग गई थी, जैसे वो वॉशरूम वगैरह सब कुछ अपने कमरे में ही कर रहे हों। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दादी ने, यानी कि आमिर भाई की अम्मी ने, बहुत सारे साए देखे घर के अंदर, और वो साए तेजी से आमिर भाई के कमरे की तरफ भाग रहे थे। पहले तो आंटी को लगा कि शायद कोई चोर डाकू घर के अंदर घुस आए हैं, या पता नहीं वल्लाह आलम कोई और मसला बन गया। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने शोर मचाया तो वो साए तो गायब हो गए, लेकिन आमिर भाई के चीखने की आवाज़ें आने लगी। आमिर भाई बहुत बुरे तरीके से उस वक्त चीख रहे थे, पूरा घर जाग गया था उनका, सब घर वाले उनका दरवाज़ा बजा रहे थे। और इस दौरान जो है वो सिर्फ आमिर भाई के ही चीखने की आवाज़ें नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि 20-25 लोग और भी हैं कमरे के अंदर, लेकिन वो चीख नहीं रहे, वो अजीब अंदाज में हंस रहे हैं, जैसे जैसे एक हाइना जैसे हंसता है, इस तरह की हंसी थी उनकी। और आमिर भाई दर्द से चीख रहे, अंदर से शदीद किस्म की बदबू आ रही है, शदीद चीखना, मतलब बहुत बुरे तरीके से चीख रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर कोई गरम गरम अंगारे किसी ने रख दिए, वो तड़प रहे थे बाकायदा। और घर वालों के अंदर इतना नहीं हो पा रहा था कि वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस सकें, क्योंकि दरवाज़ा जो था वो उस वक्त लकड़ी का नहीं था, लाइक वुडन डोर नहीं लग रहा था। उसको पीटने से ही पता चल रहा था कि वो दरवाज़ा जो है वो टोटल लाइक पत्थर का बन चुका है। बहरहाल बड़ा मसला बन चुका था। बहुत सी कोशिश की उन्होंने पीछे से जाकर खिड़की से देखने की, तो खिड़की के आगे भी अंधेरा था, पर्दा डला हुआ था, और खिड़की भी उसी तरह से पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। बहरहाल बड़ा जोर लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार आमिर भाई की अम्मी ने कहा कि मस्जिद के इमाम साहब को बुला लें। मस्जिद के इमाम साहब जो है वो नींद में बेचारे झूमते हुए आए, आंखें उनकी लाल हो रही थीं, और उन्होंने जो है वो जब आमिर भाई के कमरे के लॉक को हाथ लगाया तो उनको झटका लगा। ऐसा झटका लगा जैसे उसके अंदर करंट दौड़ रहा हो। मौलवी साहब ने बोला कि आप लोग सारे दूर दूर हो जाएं, और इससे पहले कि आप में से किसी का कोई नुकसान हो, बेहतर है कि आप लोग अपने अपने कमरों में चले गए। आमिर भाई की अम्मी और अब्बू तो जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन बहरहाल मौलवी साहब ने सख्ती से कह दिया कि फिर जो भी नुकसान होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, मैं ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा। तो वो लोग चले गए। कोई 1-1.5 घंटे तक वो लोग बेचारे बैठे अपने जानमाज बिछा के नमाज़ें पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे, दुआएं करने लगे। कोई 1-1.5 घंटे तक ये सब चलता रहा। तो थोड़ी देर में मौलवी साहब की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लग गई। अब जब मौलवी साहब की चीखने की आवाज़ें आईं तो सब फ़ौरन भागे कमरे से निकल के कि भाई ऐसा ना हो कि मौलवी साहब के साथ कुछ हो जाए। वो बाहर पहुँचे तो मौलवी साहब बिल्कुल अपने आराम से बैठे हुए थे, और उन्होंने हाथ के इशारे से सबको बोल दिया कि चुप रहो, वापस जाओ। अब जाते जाते आमिर भाई की जो भाभी थी, यानी कि जो उनका भतीजा, उसकी अम्मी, उन्होंने देखा कि कोई साया सा है जो आमिर भाई के कमरे से बाहर निकल रहा है। ये देखकर तो उनकी हालत ख़राब हो गई, उनको चक्कर आने लग गए। उनके हस्बैंड, वो उनके भतीजा जो था, उसके वालिद, उसके फादर, वो उसको जो है वो अपनी वाइफ को जो है वो उठाकर कमरे के अंदर ले गए। फिर कोई शायद फजर का टाइम हुआ होगा कि फाइनली जो है वो मौलवी साहब की आवाज़ आई कि भाई आप लोग अब कमरों से बाहर निकल आए और ये लॉक खोल लें और अपने बेटे को बाहर निकाल लें। बस फिर उन लोगों ने हिम्मत की, दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुल गया। अब जाम नहीं था दरवाज़ा, तो मौलवी साहब ने ये कहा कि आपसे आप कोशिश करेंगे कि इस कमरे से दूर ही रहें। तो सब ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है इनको। मौलवी साहब ने बोला कि अभी नमाज का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा, उसके बाद ही आपसे बात करूँगा। बहरहाल आमिर भाई को उठा के दूसरे कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया गया। वो बेहोश थे, उन्हें कोई होश नहीं था, और उनके कमरे से कुछ ऐसी बू आ रही थी जैसे लगता है जैसे कि पब्लिक टॉयलेट हो, और उस टॉयलेट को कई सालों से साफ़ नहीं किया गया। हालांकि आमिर भाई को अपने कमरे में रातें, मतलब टोटल प्राइवेसी में गुजारते हुए शायद 20-25 दिन हुए होंगे, लेकिन उतने ही टाइम में इतनी ज़्यादा बदबू और इतना ज़्यादा मतलब गंदी बदबू समझ से बाहर। खैर, फजर के बाद मौलवी साहब आए, और मौलवी साहब ने यह बताया कि आमिर भाई ने दरअसल एक जिन को काबू करने के लिए चिल्ला काटा, और उस चिल्ले में वो हो गए नाकाम। जिन शैतानी था, इसलिए उसने इनको डरा डाला, और अब उम्मीद कम ही है कि आमिर भाई कभी ठीक हो पाएंगे। अब जब वो होश में आएंगे तो वो बिल्कुल पागलों जैसी बातें ही करेंगे, क्योंकि अब जिन ने उनके ऊपर टोटल कब्जा कर ली। ये बात बड़ी शॉकिंग थी पूरे ख़ानदान के लिए। उनका जवान बेटा इस तरह से पागल हो चुका था, लेकिन उन्होंने
हार नहीं मानी। वो आमिर भाई को अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास भी लेकर गए, लेकिन आमिर भाई की तबीयत 3-4 साल तक बिल्कुल भी ठीक ना हुई। बस फिर एक टाइम आया कि उन्होंने आमिर भाई को खुला छोड़ दिया। क्या करते, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। हम तो उनको नॉर्मली पागल समझते थे। बस शुक्र है कि हमने कभी उनको छेड़ा नहीं, क्योंकि पता नहीं अगर उनको छेड़ देते तो उनके ऊपर आई हुई चीज़ शायद हमें भी कोई नुकसान दे सकती थी। लेकिन बहरहाल एक दिन आया, हमने देखा कि आमिर भाई का जनाजा जा रहा था। कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि कंधा दे सकें, तो बस कंधा दे दिया। हाँ, एक बात का मैंने उस वक्त नोटिस किया कि उनका जनाजा वाकई बहुत भारी था। ऐसा लगता था जैसे 150-200 किलो की मैयत हो, लेकिन ऐसा था नहीं हकीकत में, क्योंकि आमिर भाई बहुत ही कमज़ोर से इंसान थे दिखने में। हाँ, हाइट उनकी ऊंची थी, 6 फुट के अराउंड थी, लेकिन वो टोटल बोन्स थे बेचारे। तो मैयत का इतना वेट मेरी समझ में ये भी बात नहीं आई। लेकिन बहरहाल ऐसे मामलात से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूर रहें और मेहनत कर लें भाई, थोड़ा खा लें, मेहनत का खा लें, हक हलाल का खा लें, लेकिन इस तरह के शॉर्टकट्स जो हैं वो बहुत बुरा उनका एंड होता है। तो बहरहाल ये थी एक सच्ची कहानी जो मेरे अपने मोहल्ले की है और जो मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा भी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप दोस्त भी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर करें, चाहे वॉइस नोट की सूरत में भेजें या उसको लिख कर भेजें, जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप ज़रूर भेजें। और आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। अगर आप चाहें तो आपका नाम नहीं लिया जाएगा और आपकी कहानी बयान कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी भी आप सुन के कुछ महसूस ज़रूर कर रहे होंगे, जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूँ। मैं हूँ MS अशरफ और आपसे दोबारा मिलूँगा एक और नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हॉरर स्टोरीज विद AK।